नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 7 नवंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। कल अमेरिका के चुनाव का इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इन्होंने चुनाव जीता है। ये वहाँ के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप रहे थे। 2016 में इन्होंने चुनाव जीता था और 4 वर्षों के लिए रहे थे ये। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है और 2 बार ही बन सकता है। प्रत्येक 4 वर्षों पर चुनाव भी होता है और दूसरी बार ये बने हैं। पहली बार के बाद इन पर कई सारे मुकदमे भी चले थे। जो बाइडेन की जीत हुई थी, लेकिन इस बार यही फिर से रिटर्न होकर आए हैं व्हाइट हाउस में। रिपब्लिकन है ये, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट, वहाँ पर 2 दल हैं मुख्य रूप से। तो रिपब्लिकन हैं ये और ये जीते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान रखना है, तो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, वो अमेरिका के लिए ही काम करेंगे। भारत में कई सारे लोग अति उत्साहित हो जाते हैं ट्रंप के जीतने पर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे नुकसान होते हैं उल्टा। जैसे इन्होंने अमेरिका फर्स्ट की जो नीति लागू करते हैं ये, उसमें भारत से जो सामान जाता है, भारत और अमेरिका का जो व्यापार है, भारत और यूएस का जो व्यापार है, ये भारत के पक्ष में हमेशा सरप्लस रहता है। यानी कि भारत बेचता अधिक है और ख़रीदता कम है अमेरिका से। ट्रंप के आने के बाद इस पर टैरिफ लगा दिए जाते हैं कई सारे। पिछले टर्म में भी देखा गया था, जिससे व्यापारिक तौर पर हमारे नुकसान होते हैं ट्रंप के आने के पश्चात से। कुछ हद तक कुछ चीज़ों में सही भी होता है। जैसे डिफेंस टाई को ले लें तो हमारे डिफेंस टाई जो है वो पिछले टर्म में ट्रंप के दौरान मजबूत भी हुआ था, लेकिन बाकी जो रिलेशन है वो नॉर्मल ही रहते हैं। कोई ऐसा अति उत्साहित नहीं हो जाते हैं जिस प्रकार से भारत के लोग उत्साहित हैं ट्रंप के जीतने पर, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक चीज़ और है कि जो लेफ़्ट विंग है अमेरिका का या पूरे दुनिया भर का, वो ट्रंप को नापसंद करते हैं और मुस्लिम देश जो होते हैं उनके लेकर भी ट्रंप की नीति जो होती बड़ी कठोर होती है। ईरान पर सैंक्शन लगाए जाते हैं कठोर, ट्रंप के सरकार के द्वारा पिछली बार भी लगाया गया था। और जकोपा करके एक समझौता था अमेरिका और ईरान के बीच में, न्यूक्लियर डील था जिसमें पश्चिम के भी कुछ देश शामिल थे। इससे अमेरिका बाहर हो गया था और उसने ईरान के ऊपर में सैंक्शन लगा दिया था, जिससे भारत का भी ईरान के साथ व्यापार करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप के आने से सब कुछ ठीक हो जाता है भारत के पक्ष में। कई सारी चीज़ें, विषम परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है भारत के लिए। आज छठ पूजा का संध्या अर्घ है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। 13 दिसंबर को आपका पीटी एग्ज़ाम संभावित है। 90% ज़्यादा चांस है कि 13 दिसंबर को ही आपका एग्ज़ाम होगा। उसी हिसाब से पढ़िएगा। 1 महीने कुछ दिन मात्र आपके एग्ज़ाम में बाकी हैं, उसी हिसाब से पढ़िएगा। 70 बीपीएससी से ज़्यादा सीट ना तो अब के बाद आएगा कभी, न इससे पहले कभी आया था, न भूतो न भविष्यति, कभी नहीं आएगा। ये भी मैं लिख कर दे रहा हूँ। 2000 से ज़्यादा सीटें हैं और फॉर्म भरे गए हैं मात्र 5 लाख। 5 लाख में से एग्ज़ाम देंगे कितने, तो 3-3.5 लाख बच्चे ही एग्ज़ाम देंगे और 18 से 15 गुना मिनिमम पीटी का रिजल्ट होगा। तो पीटी मेंस क्वालिफाई करने का इससे अच्छा मौका मेरे हिसाब से तो आपको कभी नहीं मिलने वाला है। ध्यान से पढ़िएगा, 1 महीना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये क्या होता है और क्यों इसको शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था और किस प्रकार से हमारी जीडीपी में इसकी भूमिका होती है, इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। क्योंकि एक रिपोर्ट आया है जिसमें न्यूज़पेपर में बताया गया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है ये हमारी जीडीपी में कई सारे स्तरों पर बढ़ोतरी कर रहा है। और रेल के रेवेन्यू जो है, रेलवे का रेवेन्यू जो है, रेल का जो राजस्व है, उसको भी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ज़रा हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को देखेंगे। 2 ही टॉपिक है आज। और कल प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक योजना शुरू किया है, तो उस योजना को भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यूज़ क्या है, उसके पश्चात उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। देखिए न्यूज़ क्या है कि हाउ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आर एडिंग टू जीडीपी ग्रोथ। इसमें ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसने अध्ययन किया है किस प्रकार से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये क्या है। फ्रेट कॉरिडोर का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। मालगाड़ियों के लिए अलग से पटरी या अलग से ही रास्ता उनके लिए। पहले क्या होता था कि सवारी गाड़ी और मालगाड़ी एक ही पटरी पर चलते थे। लालू जी रेल मंत्री थे, मनमोहन जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार में लालू जी रेल मंत्री थे। यूपीए 1 को याद कीजिए, 2004 से 9 वाले पीरियड में। उसी दौरान लालू जी ने इस चीज़ को, आइडिया को लागू किया था कि रेलगाड़ी के साथ साथ
जो सवारी गाड़ी होती है उसके साथ साथ मालगाड़ी के लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होना चाहिए, और पूरे देश में इसका जाल बिछाने की चीज़ें शुरू की गई थी। इस चीज़ के कारण से अब रेलवे का रेवेन्यू भी बढ़ा है, और धीरे धीरे करके भारत सरकार ने जिस प्रकार से सवारी गाड़ी का टाइमिंग फिक्स होता है उसी प्रकार से मालगाड़ी का भी टाइमिंग फिक्स कर दिया उन्होंने कि ये फलाने से फलाने टाइमिंग के बीच में ही चलेगा, और इसकी टाइमिंग भी वही होगी स्टेशन पहुंचने की, बिल्कुल फिक्स कर दिया गया था। जिसके कारण से क्या हुआ, तो देश में सामानों की आवाजाही और रेल के थ्रू में सामानों को भेजना और मंगवाना काफ़ी आसान हो गया और काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल भी हो गया। अब क्या हो रहा है, तो उसके कारण से रेलवे का रेवेन्यू बढ़ रहा है। पूरे दुनिया भर के कई सारे रेल के मंत्रालय उस समय में आए थे। दुनिया भर के कई सारे यूनिवर्सिटी में लालू जी का लेक्चर भी हुआ था कि आपने किस प्रकार से भारतीय रेल को फायदे में पहुँचाया है। इन्होंने और भी कई सारी चीज़ें की थी। मालगाड़ी को हल्का कर दिया था इन्होंने, लोहे की जगह पर एल्यूमिनियम का डिब्बा जो है वो जोड़ दिया था। तो एल्यूमिनियम जो है वो कंपेयर करेंगे लोहे से तो हल्का होता है, लेकिन मजबूती काफ़ी अच्छी होती है एल्यूमिनियम की। एयरक्राफ्ट वगैरह एल्यूमिनियम बॉडी से ही बनाए जाते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसको काफ़ी पहले शुरू किया गया, अब वो धीरे धीरे करके पूरे भारत में जब इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसके परिणाम भी देखने को हमें मिले हैं। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कितने हैं देश में, कहाँ से कहाँ तक का है, कब इसको बनाना शुरू किया गया, कौन इसकी देखरेख करता है, किस प्रकार से काम करता है, इसको ज़रा डिटेल में हम लोग देखेंगे। यूपीएससी मेंस में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सवाल पूछा जा चुका है। आपके मेंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है, पीटी में भी आपके नहीं पूछा गया है, तो ये टॉपिक से पूछा जा सकता है। जरा देखते हैं कि क्या होता है ये कॉरिडोर। देखिए क्या है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। उच्च गति और उच्च क्षमता वाला विश्व स्तरीय तकनीक के अनुसार बनाया गया एक रेल मार्ग होता है, जिसे विशेष तौर पर माल और वस्तुओं के परिवहन हेतु ही बनाया जाता है। जिसे विशेष तौर पर केवल और गुड्स के लिए बनाया जाता है, मालों की आवाजाही को लेकर ही बनाया जाता है। मालगाड़ी आपने देखा होगा, उसी को लेकर डेडिकेटेड कॉरिडोर होता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में बेहतर बुनियादी ढांचे, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण शामिल होता है। जैसे आपने सुना होगा कि भारत सरकार जब आई तो लंबी लंबी वासुकी जैसे रेलगाड़ियां चलाई गई, जिसमें बहुत सारे डब्बे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन लगाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े बड़े इंजन भी भारत में बनाए गए। फिर उसके बाद साथ क्यों बनाए गए, यही चीज़, एक ही पर्पज़ था उसके पीछे कि एक बार में हम ज़्यादा से ज़्यादा मालों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। सरकार द्वारा 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न पूर्वी और पश्चिमी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। 2 है मुख्य रूप से, ईस्टर्न और वेस्टर्न। देखिए जरा ध्यानपूर्वक, ईस्टर्न जो है ये कहाँ शुरू होता है, तो कॉरिडोर पंजाब में साहनेवाल लुधियाना से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दानकुनी में समाप्त होता है। मैं मैप दिखाऊंगा आपको, यहाँ पंजाब है, यहाँ से शुरू होकर ये कहाँ पर आता है, पंजाब थोड़ा सा ऊपर हो गया, यहाँ है, यहाँ से होकर पश्चिम बंगाल तक आता है ये। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर मार्ग में कोयला खदानें, थर्मल पावर प्लांट, औद्योगिक शहर मौजूद हैं। इस मार्ग पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आदि शामिल होते हैं। बीपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है कि ईस्टर्न या वेस्टर्न, सबसे हल्का सवाल होगा ये, सबसे हल्का होगा, आप तो गेस भी कर सकते हैं एग्जाम में। ईस्टर्न और वेस्टर्न किस कॉरिडोर के तहत आते हैं हम फ्रेट कॉरिडोर में, तो ईस्टर्न का भाग है। ईस्ट राज्य हैं हम लोग, तो ईस्टर्न का ही भाग होंगे। इस परियोजना का अधिकांश हिस्सा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। 351 किलोमीटर लंबा न्यू भूपर न्यू खुर्जा खंड मौजूदा कानपुर दिल्ली लाइन पर भीड़ को कम करेगा और साथ ही मालगाड़ी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा से 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा देगा मालगाड़ी की रफ्तार को। वेस्टर्न है ये 1504 किलोमीटर लंबा है, 1504 किलोमीटर लंबा है। ये कहाँ से कहाँ तक चलता है भाई, तो ये वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल महाराष्ट्र से दादरी यूपी तक, जो जेएनपीटी है कहाँ पर, तो मुंबई महाराष्ट्र के पास में है, और वहाँ से लेकर कहाँ तक, तो दादरी यूपी एनसीआर में है, ये दिल्ली के समीप में है, यहाँ तक ये चलेगा। यह देश प्रमुख बंदरगाहों से होकर गुजरता है। इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी शामिल है। यह जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को आपस में जोड़ने के लिए दादरी और खुर्जा के बीच में खंड का निर्माण शामिल है। ये रहा ईस्टर्न कॉरिडोर और ये रहा वेस्टर्न कॉरिडोर। कौन सा ज़्यादा लंबा है, तो वेस्टर्न कॉरिडोर जो है ये ज़्यादा लंबा है। दोनों मिल कहाँ पर रहे, तो खुर्जा और दादरी, यहाँ पर इनके लिए एक खंड बनाया गया जहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न मिलेगा। यूपी वालों ने एक बार सवाल पूछा था कि नॉर्थ साउथ जो हाईवे है और ईस्ट वेस्ट जो हाईवे है ना,
ये कहाँ पर मिलते हैं? तो ये झांसी में मिलता है, आपको पता होगा। ये सब सवाल पूछे जाते हैं जीके टाइप के। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो है ये किसके इर्द गिर्द किसके इर्द गिर्द मिलेंगे ये? तो दादरी और खुर्जा के बीच में इनको मिलाने की कोशिश की जा रही है। क्षमता में बढ़ोतरी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत के परिवहन क्षमता में सुधार कर रहा है और कर भी दिया है इसने। बेरोक टोक मालगाड़ियाँ चलेंगी, भीड़ में कमी होगी, इससे व्यापार का सृजन हो सकता है इससे, और सामयिकता यानी कि प्रमुख मुख्य लाइनों पर अधिक गाड़ियां चलाई जा सकेंगी, जिससे भारतीय ट्रेनें अधिक समयबद्ध होगी। जो सवारी गाड़ी होगा वो टाइमली हो जाएगा थोड़ा सा, ये भी माना जा रहा है। लाभ क्या होगा? इससे रासद लागत कम ही हो जाएगी, उच्च ऊर्जा क्षमता होगा और भी कई सारी चीज़ें होंगी। अब ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसको चलाने के लिए एक अलग से विभाग ही बनाया गया था उसी समय में, जिसका क्या नाम था? तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका नाम था। यह रेल मंत्रालय के तहत गठित एक इकाई है जिसका उद्देश्य 3306 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर संबंधित योजना बनाना, इसका निर्माण कार्य वगैरह पूरा करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये PSU है, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है ये। और इसका काम क्या है? तो भाई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण, रख रखाव, संचालन, इन सभी गतिविधियों का यही ध्यान रखता है। अगला टॉपिक है कि कल एक नई योजना शुरू की गई है, लेकिन आपको पता ही होगा भारत में दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप करते रहते हैं कि हमारी योजनाओं को चुरा रही है सरकार। कांग्रेस ने आरोप लगाया, खैर रहने दीजिए, उस सब चीज़ों को हमें ध्यान नहीं देना है। हमें ये देखना है कि योजना क्या है। कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोके। यानी कि फाइनेंशियल कारण से कोई भी युवा अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करने से बाधित हो जाता है तो ये अब नहीं हो पाएगा। इसी को लेकर PM विद्या लक्ष्मी योजना लॉन्च किया गया है। PM विद्या लक्ष्मी योजना लॉन्च किया गया है। यह एक मिशन मोड तंत्र देश के, ये PIB से मैंने उठाया है, PIB से कॉपी पेस्ट किया है मैंने। PIB के वेबसाइट ही ऑथेंटिकेटेड होता है, सरकारी योजनाएं वहीं से पढ़नी चाहिए। उसमें जो अक्षर लिखा हुआ है वही आपके PT एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम वाले किसी मैगजीन से नहीं बनाते हैं क्वेश्चन, वो सरकारी वेबसाइट से ही उठाते हैं कंटेंट को। 860 गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण के विस्तार को सुगम बनाएगा और आगे बढ़ाएगा, जिसका अर्थ है कि हर साल 22 लाख से अधिक छात्र इसके दायरे में आ जाएंगे। एक विशेष ऋण उत्पाद संपार्श्विक मुक्त यानी कि गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करने में सक्षम करेगा। जैसे बाकी सभी के लिए गारंटर चाहिए, लेकिन इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एक सरल, पारदर्शी, छात्र अनुकूल, पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से सुलभ बनाया गया है इसको। 7.5 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर भारत सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी, ताकि बैंकों को कवरेज का विस्तार करने में सहायता मिल सके। भारत सरकार ही गारंटर बन जाएगा, ओके, 75% तक की राशि के लिए। इसके अलावा 8 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए योजना 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान भी प्रदान करेगी सरकार। 4.5 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को पहले से दी जा रही पूर्ण ब्याज अनुदान के अतिरिक्त ये ऋण मिलेगा। PM विद्या लक्ष्मी युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच को अधिकतम करने के लिए पिछले दशक में की गई पहलों के दायरे और पहुंच का निर्माण करेगी। एक तरफ से क्या है ये? तो एजुकेशनल ऋण का स्कीम है, जिसमें हायर एजुकेशन क्या होता है गुरु? ग्रेजुएशन या उसके बाद का जो एजुकेशन होता है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। स्कूलिंग एजुकेशन होता है 12th तक का, उसकी बात हम लोग इसमें नहीं कर रहे हैं। PM मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM विद्या लक्ष्मी योजना को, विद्या लक्ष्मी योजना किससे जुड़ा हुआ है? तो शिक्षा ऋण का है, ये शिक्षा ऋण है, ओके, जो एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना होगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ओके, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वित्तीय बाधाएं किसी भी उच्च अध्ययन से रोक ना सके। सेंट्रल सेक्टर है, यानी कि 100% पैसा भारत सरकार ही खर्च कर रही है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या होता है? तो उसमें 60-40 और 90-10 का रेशियो होता है। PM विद्या लक्ष्मी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से निकली एक महत्वपूर्ण पहल है। 2020 की शिक्षा नीति थी, उसी से इस पहल को निकाला गया है, जिसमें सिफारिश की गई थी कि सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न उपायों के माध्यम से मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत कोई भी छात्र जो गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेता है
वह पाठ्यक्रम संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चे की फीस राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से संपार्श्विक मुक्त, गारंटी मुक्त जो है वो ऋण ले सकेगा। इसी को लेकर ये लाया गया है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान मतलब कि आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं कई सारे, उसको अगर क्वालिफाई किया है आपने तो आपको ये ऋण आसानी से मिल जाएगा। आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ने में पैसा बाधा नहीं बनना चाहिए, खास तौर से हायर एजुकेशन में। भारत सरकार ने इसी के कारण से इस योजना को शुरू किया है। ओके, यह योजना देश के सर्वोच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी, जो बहुत ही बड़े देश के और बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर हायर एजुकेशन होता है। आईआईटी हो गए, आईआईएम हो गया, या और भी कोई भी ले सकते हैं, प्राइवेट भी ले सकते हैं, उन सभी के लिए है ये। जैसा कि NIRF रैंकिंग द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी उच्च शिक्षा संस्थान सरकारी और निजी शामिल हैं, जो समग्र श्रेणी विशिष्ट और डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में NIRF में सिर्फ 100 स्थान पाते हैं। उनमें अगर आप लेना चाहते हैं तो हो जाएगा। राज्य सरकार के उच्च शिक्षण संस्थान NIRF में 100 से 200 में स्थान पाते हैं और सभी केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थान इस सूची को हर साल नवीनतम किया जाएगा और इन सभी में आप अगर जाना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा ऋण। इसकी शुरुआत 860 योग्य QHI से होगी, जिसमें से 22 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे। संभावित रूप से PM विद्यालक्ष्मी का लाभ उठा सकेंगे यदि वे ऐसा करना चाहते हैं तो। इसी कारण से इसको शुरू किया गया है। मुख्य रूप से क्या है ये, आपसे अगर एक लाइन में कोई पूछेगा तो हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशनल लोन के जैसे होगा, आसानी से आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। भारत सरकार गारंटर बन जाएगी इसकी, और भारत सरकार जब गारंटी लेगी तो क्या हो जाएगा, आसानी से आपको ऋण मिल सकेगा। ओके, अगला टॉपिक एक और है जो भूकंप के बारे में है, कि ज्वालामुखी के बारे में है। उसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ और लिखा हुआ है। क्या है ये, वही चीज़ें ऊपर पढ़ाया मैंने आपको कि 8 लाख तक का पारिवारिक आय होगा, 4 लाख तक का होगा, उसी के बारे में है। लेकिन इसमें सबसे मुख्य चीज़ जो है कि 24-25 से 30-31 तक 5 वर्षों के लिए 3600 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। इस योजना के तहत में 3600 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा और अलग अलग पारिवारिक आय के हिसाब से अलग अलग प्रकार के ऋण आपको उपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में एक जगह है जहां पर ज्वालामुखी का फिर से विस्फोट हो गया और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कई सारे लोग, करीब 20 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी, सबसे पहला सवाल कि कहाँ है, किस देश में है, तो ये है आपका कहाँ पर, तो इंडोनेशिया में है और हाल ही में इसमें इरप्शन हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यूपीएससी ने मेंस में खतरनाक सा सवाल पूछा था कि अफ्रीका में हाल ही में एक ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ है, उसके बारे में लिखिए, तो वो बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। मैं आपको बोलूँगा कि मेंस में तो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, बीपीएससी की बात करें हम लोग तो, लेकिन प्रीलिम एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी हाल ही में इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप किस देश में है, तो ये है इंडोनेशिया में स्थित माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी का पर्टिकुलर नाम क्या है, लाकी ज्वालामुखी। और माउंट लेवोटोबी, यह ज्वालामुखी उद्गार इंडोनेशिया में तीव्र ज्वालामुखी गतिविधियों के बाद हुआ है। हाल ही में पश्चिमी सुमात्रा माउंट मेरोपी में भी एक अन्य ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। इंडोनेशिया के लगभग 120 सक्रिय ज्वालामुखी है जो माउंट लेवोटोबी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। जो पैसिफिक की ज्वाला मेखला है, पैसिफिक प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो रिंग ऑफ फायर बनता है, जहां पर भीषण भूकंप और ज्वालामुखी देखे जाते हैं, उसका हिस्सा है, तो वहीं पर ये विस्फोट हुआ है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के क्षेत्र है जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी लगातार भूकंप जैसी गतिविधियां देखी जाती है। माउंट लेवोटोबी यहां पर स्थित है। ये अलग अलग आइलैंड है, सुमात्रा, जावा, ये सब, और यहां पर आपको माउंट लेवोटोबी देखने को मिलेगा जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच का हिस्सा आपको दिख रहा है, वहीं पर है ये। इसके बारे में जरूर ही ध्यान में रखिएगा। आज 3 ही मुख्य टॉपिक थे, आज छोटे टॉपिक थे, आज कम टॉपिक थे, इसलिए 3 ही टॉपिक मैंने कराया है। बाकी आपको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की सभी मनोकामनाएं जरूर ही पूर्ण होंगी। मेहनत कीजिएगा, 1 ही महीना बचा हुआ है, जिनको 70 बीपीएससी देना है प्लीज़ पढ़ लीजिए, और कोई चारा है नहीं। इससे अच्छा मौका तो मुझे नहीं लग रहा मिलेगा आपको, कभी जीवन में ही कभी नहीं मिलेगा। ओके, 70 बीपीएससी को लेकर। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।